हे व्हाट्सअप गाइस, इट्स योर बॉय स्वैगी साइनिंग इन। और देखो, मेरे पास इंट्रो में ज्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं, तो आज का न्यूज़ तुम सुनो और तुम डिसाइड करो कि अभी ट्रांसफर मार्केट में कितना बड़ा बवाल चल रहा है। खैर, बिना टाइम वेस्ट किए आते सीधा मुद्दे पे। तो आज के हम लोग सबसे पहले न्यूज़ की बात करें तो वो है जूड बेलिंगम और रियल मैड्रिड को लेकर। तो आखिरकार जूड बेलिंगम लॉस ब्लैंकोस ज्वाइन कर चुका है। अब देखो, ये चीज अगर तुम जूड बेलिंगम के भी पर्सपेक्टिव से देखोगे या फिर अगर रियल मैड्रिड के भी पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये चीज बहुत अच्छी है और बहुत हो सकती है फ्यूचरिस्टिक भी हो। बट द क्वेश्चन इज, ये चीज मुझे अभी परेशान नहीं कर रही है। जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो है ये क्वेश्चन कि क्या जूड बेलिंगम रियल मैड्रिड में अपने आप को फिक्स कर पाएगा और क्या जूड बेलिंगम एक अच्छा ऑप्शन है रियल मैड्रिड में अगर तुम फ्यूचर को उठाकर देखोगे, 6-7 साल अगर आगे का तुम सोचोगे तो। अब तुम डेफिनेटली मुझसे पूछोगे कि स्वैगी क्या कर रहा है यार, जूड बेलिंगम अभी वन ऑफ द बेस्ट यंग मिडफील्डर्स है और अगले 6-7 साल हो सकता है रियल मैड्रिड को एक वन ऑफ द वर्ल्ड को वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर मिल जाए जो कि रियल मैड्रिड से उठकर जन्मा हो। तुम्हारी बात गलत नहीं है, देखो तुम्हारी बात कहीं से गलत नहीं है, बट द थिंग इज सबसे ज्यादा जो मुझे परेशान कर रही है वो है इंग्लिश स्टबर्ननेस। अब इंग्लिश स्टबर्ननेस क्या होती है मैं तुम्हें समझा देता हूं। एक बुक है इन्वर्टिंग द पिरामिड जिसमें इंग्लिश साइड के बारे में पूरा लिखा हुआ है। उसमें एक वर्ड जो स्पेसिफिक आती है वो है इंग्लिश स्टबर्ननेस। अब देखो, इंग्लिश स्टबर्ननेस जो है वो बेसिकली इंग्लिश साइड को दर्शाती है कि वो अपने जो आइडियाज है, अपनी आइडियोलॉजीज है, उसको लेकर कितने ज्यादा स्टबर्न हैं और इन टाइम वो अपने आप को उस हिसाब से एडवर्ट या फिर अपने उस हिसाब से ढाल नहीं सकते हैं जैसा सिचुएशन है। तो ऐसे में इंग्लिश साइड का कोई भी प्लेयर दूसरे लीग में उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अब चाहे तुम हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े एग्जांपल्स के तुम बात कर सकते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो एग्जांपल मैं लेना चाहूँगा वो है डेविड बेकम की रियल मैड्रिड में वो जो 3-4 साल की जो करियर थी उसके बारे में। अब मुझे नहीं पता तुमने डेविड बेकम को खेलते हुए देखा है नहीं देखा है, लेकिन अगर तुम डेविड बेकम के वो 4 साल के करियर को उठाकर देखोगे तो शुरुआती जो 3 साल थे वो डेविड बेकम के लिए एक तरीके से, उनके पूरे करियर के लिए एक तरीके से डाउन फेज था, क्योंकि सबसे बड़ी जो रीजन थी वो है इंग्लिश स्टबर्ननेस। अब जो इंग्लिश साइड है वो अपने आप को बेसिकली तुम कहो तो इस गेम का क्रिएटर और इस गेम का डेवलपर और अपने आप को सबसे बेस्ट साइड मानती है। अब गौर करना कि ये कहानी आखिर शुरू कहां से होती है। तो 1950 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था, तब एक्चुअली उसके बाद से लेकर अभी बहुत समय तक, मतलब अगले 40-60 साल तक उनको सिर्फ यही चीज लग रही थी कि सिर्फ और सिर्फ 4-3-3 की फॉर्मेशन ही उन्हें वर्ल्ड कप जिता सकती है। इनफैक्ट आज भी वो सोचते हैं कि 4-3-3 की फॉर्मेशन ही उन्हें वर्ल्ड कप जिता सकती है, इसलिए वो ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं और इसलिए कहीं ना कहीं ये चीज भी उनका जो इतना लंबा ड्रॉट है उसका कारण बनती है। तो ये चीज अब इंग्लिश प्लेयर्स के भी थोड़े से दिमाग में आती है, तो इसलिए इंग्लिश प्लेयर्स कुछ बहुत ज्यादा स्टबर्न होते हैं और देखो दूसरी जो लीग्स होती है वहां बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में जूड बेलिंगम इंग्लिश मैन होते हुए क्या इस लीग में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब देखो, एक चीज तुम ध्यान में रख सकते हो कि भले ही बहुत सारे तुम प्लेयर्स जो इससे पहले रियल मैड्रिड को ज्वाइन करे जो कि इंग्लिश थे, चाहे तुम डेविड बेकम की बात करो चाहे तुम किसी की बात कर लो, वो इंग्लैंड से आए थे। अब देखो, अगर तुम जूड बेलिंगम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो एक चीज उसके पास बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि उसने डॉर्टमंड से अपनी जो प्रोफेशनल करियर है उसको इग्नाइट करा है। तो एक चीज तुम कह सकते हो कि उस बंदे के पास आउटसाइड लीग्स का एक एक्सपोजर, अपनी जो करियर है उसके बहुत प्रीवियस, बहुत अर्ली समय में उसके पास आ चुका है। तो ये चीज शायद उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो कि ला लीगा में वो सेटल कर सकता है। बट द थिंग इज, और यही चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितनी ज्यादा टाइम जूड बेलिंगम लेता है या फिर एज अ प्रोडिजी काम करता है और बहुत कम समय में रियल मैड्रिड में वो सेटल हो जाता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा जूड बेलिंगम के लिए अगले 6-7 साल में। खैर, इसी के साथ हम लोग आते हैं अपने सेकंड टॉपिक पर जो है मैन सिटी को लेकर। और देखो, मैन सिटी एक ऐसी टीम है जो अपने स्क्वाड्स में बहुत ज्यादा चेंजेस करना पसंद नहीं करती है, जस्ट बिकॉज ऑफ पेप गार्दियोला माइंड, तुम्हें ऑलरेडी पता है। बट द थिंग इज,
ये समर ट्रांसफर विंडो में उनके लिए बहुत ज़्यादा चेंजेस हो सकती हैं। अब चाहे वो इके गुंडोगन का छोड़ना हो या फिर अब सबसे बड़ी जो न्यूज़ आ रही है वो है काइल वॉकर भी हो सकता है मैन सिटी को छोड़कर जाए इन समर में। अब देखो कि ये रूमर आखिर फैली कहाँ से। तो कल हम लोग अगर इंग्लिश साइड की इंग्लिश मीडिया की बात करें तो जितने भी इंग्लिश मीडिया थे जैसे कि द सन, बीबीसी या फिर जितने भी मेजर इंग्लिश मीडिया हैं उन्होंने एक चीज़ तो कंफर्म कर दी कि काइल वॉकर इस चीज से बहुत ज्यादा नाखुश हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा कम प्ले टाइम मिला, स्पेशली इन चैंपियंस लीग और अगर स्पेसिफिकली बोलो तो चैंपियंस लीग फाइनल। और वो सोच रहे थे कि काइल वॉकर उन्हें एक्चुअली बहुत ज्यादा टाइम मिल सकता है चैंपियंस लीग में, बट इस चीज से वो ज्यादा नाखुश हैं। और अगर तुम पेप गार्डियोला या फिर मैन सिटी के हिसाब से भी तुम बात करो ना तो वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं किसी भी प्लेयर को रुकने के लिए। अगर उनका मन है वो छोड़कर जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली छोड़कर जा सकते हैं। तो अगर काइल वॉकर के दिमाग में छोड़कर जानी चल रही है मैन सिटी को तो पेप गार्डियोला मैन सिटी नहीं रोकेंगे। तो ऐसे में अब काइल वॉकर के जो लिंक्स हैं बहुत बड़ी बड़ी टीम से आ रहे हैं और सबसे बड़ी जो टीम है वो है बायर्न म्यूनिक। अब देखो बायर्न म्यूनिक डेफिनेटली अपने लिए एक राइट बैक ढूंढ रही है जस्ट बिकॉज बेंजामिन पवार्ड उन्हें इस समर छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे में बायर्न म्यूनिक अपने लिए एक राइट बैक ढूंढ रही है और काइल वॉकर से बेटर ऑप्शन कौन हो सकता है। तो डेफिनेटली बायर्न म्यूनिक काइल वॉकर के पीछे जाना चाहती है। अब ऐसे में तुम अगर बर्नार्डो सिल्वा की बात करो मैन सिटी की तो बर्नार्डो सिल्वा भी बहुत बड़ी बड़ी टीम्स के रडार पर है जैसे कि पीएसजी हो गई, बार्सिलोना हो गई या फिर अब अगर तुम देखो तो वो आर्सेनल के भी रडार पर हैं थोड़े बहुत। लेकिन द थिंग इज क्या आर्सेनल उन्हें साइन करना चाहेगी अभी एट दिस पॉइंट जब उनके पास बुकायो साका है, उनके पास एक अच्छी खासी जोड़ी बनी हुई है। बट स्टिल बर्नार्डो सिल्वा को कौन नहीं साइन करना चाहेगा यार। जिस प्रकार का वो प्लेयर है वो बंदा किसी भी टीम में अच्छे से फिट बैठ सकता है। बट द थिंग इज अब सबसे बड़े रन में उनके लिए बार्सिलोना और पीएसजी है तो ये चीज देखना सबसे ज्यादा जरूरी होगा बिकॉज लुइस कैंपोस ने एक चीज तो कंफर्म कर दी है कि वो स्टार्स की साइनिंग करेंगे इस समर। भले ही उनकी एम्बापे के साथ जो भी कहानी चल रही हो और एम्बापे को वो हो सकता है इस समर में रिलीज कर दे, जो कि मैंने तुमसे ऑलरेडी बात करी हुई है इस पूरे मुद्दे पर और तुम ऑलरेडी जानते हो क्या बवाल चल रहा है पीएसजी का उनके पर्दे के पीछे। बट द थिंग इज क्या वो बर्नार्डो सिल्वा को साइन करेंगे तो डेफिनेटली तुम इसका आंसर सोच सकते हो, हाँ वो साइन करना चाहेंगे। तो अब ये पूरी जो सागा है अब इस चीज को मैन सिटी किस प्रकार से हैंडल करती है और अपने बड़े बड़े प्लेयर्स को कैसे वो जाते हुए देख सकते हैं या कैसे उनका रिप्लेसमेंट वो साइन कर सकते हैं, ये चीज देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं आज की थर्ड अपडेट पर जो कि है आर्सेनल को लेकर। और देखो एक चीज तो तुम मानो कि आर्सेनल अपने स्क्वाड को रिवैम्प करने के बारे में बहुत जोरों शोरों से सोच रही है। अब चाहे वो डेक्लान राइस को साइन करने के पीछे भागना हो, चाहे वो अब मोइसेस कैसेडो के पीछे भागना हो, चाहे वो आंद्रे ओनाना के पीछे भागना हो, वो डेफिनेटली इस चीज को तो मानकर बैठे कि उन्हें स्क्वाड रिवैम्प करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में डेक्लान राइस के लिए उन्होंने बिड मारी है बट द थिंग इज वेस्ट हैम ने उस चीज को नकार दिया है, उनके बिड को ही नकार दिया है और डेक्लान राइस के लिए वो दूसरे टीम्स को ढूंढ रहे हैं और आर्सेनल को वो देना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। तो ऐसे में आर्सेनल अब डेक्लान राइस के लिए क्या ऑप्शन ढूंढ सकती है या फिर आर्सेनल सीरियसली इस रेस में रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा पॉइंट है देखने वाला। खैर अगर तुम मोइसेस कैसेडो की बात करो तो आर्सेनल तो डेफिनेटली फ्रंट रनर्स है मोइसेस कैसेडो को साइन करने के लिए और उन्होंने बहुत समय से ही एक्चुअली उसमें इंटरेस्ट जता रखी है कि वो कैसेडो को साइन करना चाहते हैं। तो ये चीज अब उनके टीम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खैर इसी के साथ हम लोग आते हैं इसके फोर्थ अपडेट पर जो कि है मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेकर। और देखो तुम्हें ऑलरेडी पता है कि क्या बवाल उठा है, जो कि अगर हम लोग परसों के न्यूज़ की बात करें रॉयटर्स की तरफ से तो उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी थी कि शेख जसीम बिन डेफिनेटली फर्स्ट रनर अप्स हैं साइन करने के लिए एज अ न्यू ओनर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में समझना कि आखिर मामला चल क्या रहा है। अब तुम कल की थोड़ी सी बात करोगे तो शेख जसीम बिन ने अपनी एक कंपनी की ब्रांच यूके में खोल दी है, जो कि खुद में बहुत बड़ी वैसे तो न्यूज़ नहीं है बिकॉज बहुत सारी कंपनीज अगर तुम देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज खुलती भी हैं बंद भी होती हैं ये ओनरशिप के मामले में फंसकर। बट द थिंग इज कि अभी ये चीज़ सबसे बड़ी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि शेख जसीम बिन एक ऐसा आदमी है जो डेफिनेटली इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा जब तक उसके ग्राउंड्स मजबूत ना हो। अब इस चीज़ को मार्क करना बिकॉज डेफिनेटली तुम सोचोगे कि शेख जसीम बिन के पास पैसा बहुत ज़्यादा है बट वो बंदा सही जगह पैसा इन्वेस्ट करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और उसका अगर तुम अनुमान लगाओगे तो उनके जो सबसे बड़े जो पार्टनर हैं
उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, सबसे बड़े पार्टनर हैं वो बहुत बड़े लॉयर हैं और सबसे बड़े वो वन ऑफ द टाइकून्स हैं अगर तुम यूएई में बात करो तो। ऐसे में एक बहुत बड़े लॉयर का अपने साइड होना और ऐसे में इस तरीके से इन्वेस्ट करना एक ब्रांच की कंपनी में, ये डेफिनेटली थोड़ी सी फिशी लगेगी तुम्हें। अब इस पूरे कहानी की कॉम्प्लेक्सिटी अगर तुम समझोगे तो तुम्हें समझ में आएगी कि कहानी इतनी भी सिंपल नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। जस्ट बिकॉज द थिंग इज शेख जसीम बिन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं है और सबसे बड़ी अगर उन्होंने कंपनी खोल दी है तो डेफिनेटली तुम बैक एंड पर एक चीज तो समझ सकते हो कि थोड़ा सा ग्लेजर सोचेंगे शेख जसीम बिन के तरफ। अब देखो जिम रैटक्लिफ ने भले ही ऑफर डाल दिया है बट उनका ऑफर यह है कि वो ग्लेजर्स को भी एक तरीके से पार्टनर रखना चाहते हैं। बट तुम्हें ऑलरेडी पता है कि शेख जसीम बिन कंप्लीट कंट्रोल चाहते हैं एंड द थिंग इज 6 बिलियन अगर किसी को भी मिलेंगे, ग्लेजर्स को मिलेंगे तो मुझे नहीं लगता वो कैंसिल करना चाहेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही बनता है कि क्या अगले कुछ हफ्तों में तुम्हें ये बवाल खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। और मेरी अगर मानो तो ये चीज जितनी जल्दी सेटल हो सके उतनी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ओनरशिप का एक ऐसा मसला होता है जो आपको समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ज्यादा ही दिक्कत दे सकता है अगर ये जल्दी सॉल्व ना हुई तो। ऐसे में अब एरिक टेन हैग की क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान होंगी ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स योर बॉय स्वैगी, signing out.